ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में चुनाव का बिगुल बस बजने ही वाला है। कुछ दिनों का और इंतजार। अगले महीने की शुरुआत में चुनाव की तारीखें भी सामने आ जाएंगी, लेकिन इसके पहले वोट के लिए हर पार्टी अपना अपना दांव लगा रही है। आज महादंगल में हम बात करने जा रहे हैं बिहार की आधी आबादी यानी महिलाओं की। चुनाव से पहले बिहार में एनडीए महिलाओं के लिए रोजगार योजना लाने जा रहा है। कल पीएम मोदी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तकरीबन 75 लाख महिलाओं के खाते में कल ही 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 6 महीने में यह मदद 2 लाख रुपए तय की जाएगी। हालांकि इसके लिए बाकायदा कुछ नियम बनाए गए हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जोर शोर से इस योजना का प्रचार प्रसार कर रही है और खुद को महिलाओं का असली मददगार बता रही है। एनडीए को भरोसा है कि महिलाओं का वोट एक बार फिर उन्हें ही मिलेगा। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में महिलाओं का वोट साधने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। तेजस्वी यादव एनडीए की योजना को नकल बता रहे हैं। तेजस्वी ने आज कहा है कि बिहार की महिलाएं अकल में नंबर 1 और नीतीश कुमार नकल में नंबर 1 हैं। तेजस्वी ने माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने देने का भी ऐलान किया हुआ है। तो एक तरफ महिला वोट की लड़ाई है और वहीं दूसरी तरफ जाति को लेकर भी बिहार की राजनीति में जंग जारी है। कल राहुल गांधी और तेजस्वी ने अति पिछड़ा समाज के लिए न्याय संकल्प योजना का ऐलान किया। ये कहा कि आरक्षण की 50% वाली दीवार तोड़ दी जाएगी। अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाएगा। बीजेपी और नीतीश की पार्टी इसे सिर्फ दिखावा बता रही है, महागठबंधन की ओर से जो ऐलान किया गया है। चुनाव से पहले बिहार के ताजा माहौल में सवाल यह है कि बिहार की महिलाओं का कौन सगा, किसने उन्हें ठगा। महिला मतदाता बिहार में किसकी बनने वाली है भाग्य विधाता। बिहार की आधी आबादी चुनाव में किस गठबंधन को आबाद करेगा। सवाल यह है कि जाति पर जंग भी जारी है। बिहार इन सब के बीच जाति पर जंग, लेकिन किसके संग। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले राजनीति के मैदान का महादंगल जुबानों के जरिए कैसे सामने आया है, सुनिए। कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और डोन दीदी बन रही है। हम लोग सिर्फ परिवार विवाह के चक्कर में नहीं है, हम लोग पूरे बिहार की सभी महिलाओं को बढ़ाने में बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और सीएम नकल में नंबर 1। बिहार की सारी माताएं बहनें जानती हैं कि उनके कल्याण और उनके मान सम्मान की असली चिंता यदि किसी को है तो उनका नाम है नीतीश कुमार। जब प्रियंका गांधी जी बिहार की हमारी इन बहनों से मिलेंगे तो आप देखिएगा पूरा चुनाव, पूरा पासा बदलने वाला है, माहौल बदल जाएगा। पूरे देश में जाति जनगणना होगा और दूसरी बात, जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। बीजेपी का पूरा संस्कार रहा है आरक्षण का लाभ देने का। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। तो ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन लड़ने नहीं आता, जिनको इलेक्शन जीतने के लिए आशीर्वाद जनता का नहीं मिलता, और ये फिर इलेक्शन कमीशन को गाली दे सकते हैं। तो महिलाओं का वोट किसको पड़ेगी चोट, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। किसको वोट, किसको चोट। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। गुरु प्रकाश पासवान जी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूरज मंडल जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जुड़ चुके हैं। नवल शर्मा जी, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर रवि जी, आप प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ है। राजेश भट्ट जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के हैं। पवन वर्मा जी, प्रवक्ता जनसुराज के होंगे। रोहित सिंह जी आपको दिखाई दे रहे हैं, अध्यक्ष युवा चेतना के हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए गुरु प्रकाश पासवान जी, अब तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो भी योजनाएं हम लोग लाते हैं उसको नकल कर लेते हैं आप लोग, और मुख्यमंत्री के लिए तो उन्होंने कहा है कि महिलाओं के पास है अकल, नीतीश के पास नकल के अलावा और कुछ नहीं है।
ये जो योजना आप लोगों की ओर से लाई गई है, जिसके जरिए कल पहले के 10-10 हजार रुपए की महिलाओं के खाते में अब आप डालेंगे, तो महिलाएं पलट कर नहीं कहेंगी कि चुनाव में 1 महीने बाकी रह गए हैं, तब आखिर बीजेपी ये योजना लेकर आ गई है? आप लोग भी तो इंतजार करते हैं ना इलेक्शन का। इलेक्शन आए फिर महिलाओं को फायदा दिया जाए, इलेक्शन खत्म बात खत्म। चित्रा जी, तथ्यों के आधार पे कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने रिसर्च टीम से पूछिए कि 2005 से पहले का मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, इसके आंकड़े उठा करके देखिए, आपको अंतर और परिवर्तन पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको पता होगा बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां सर्वाधिक संख्या में हमारी बहनें पुलिस में हैं, न सिर्फ कांस्टेबल पे जबकि ऑफिसर्स के लेवल पे। बिहार में महिला थाना, महिला क्राइम अगेंस्ट वुमेन अगर होता है तो वो महिला थाने में जाकर के पुरुष से ज्यादा संवेदनशीलता महिलाओं में होती है। तो थाने में महिला में नंबर 1, पंचायत में आरक्षण पहली बार बिहार ने दिया, नौकरी में डोमिसाइल बिहार में पहली बार नीतीश कुमार जी ने दिया। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी के संदर्भ में जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग हो रहा है चित्रा जी, बिहार की 14 करोड़ जनता देख रही है। आज की महिलाओं की तो चिंता कर ही रहे हैं। माँ जानकी का भव्य मंदिर हमारे बनाने का संकल्प लिया था और उस मंदिर को पूरा भी किया गया है। माँ जानकी का भव्य मंदिर भी बन रहा है तभी जब चुनाव नजदीक है। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं तभी जब चुनाव नजदीक है। महिलाओं को पूरा फायदा दिया जाएगा तब जब आपकी सरकार बनेगी। 2-2 लाख रुपए जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी तो देख रखा था ना कि चुनाव तारीखें जब नजदीक आएंगी उसके ठीक पहले हम लोग अनाउंस कर देंगे, ताकि लोगों के जहन में जिंदा रहें ये बातें कि बीजेपी और जेडीयू ने कितना काम किया है। चित्रा जी, आपको पूरा अधिकार है काउंटर सवाल करने का, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप नीतीश कुमार जी और बिहार की राजनीति को लंबे समय से फॉलो कर रही हैं। ये एक ग्लोबली नोन फैक्ट है, पूरे विश्व में इस फैक्ट को स्वीकार किया जाता है, इस बात का सम्मान किया जाता है कि 2005 के बाद बिहार में साइकिल में हमारी बहनें चलती थी 2 चोटी लगा करके, ब्लू कुर्ता पहन करके। इसको विश्व के बहुत सारे देशों में रेप्लिकेट भी किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हम भूल गए हैं क्या चंपा विश्वास का केस? हम भूल गए हैं क्या शिल्पी जैन का केस? मैं खुद पटना का रहने वाला हूँ। हमारी बहनें आती थी शाम में 6 बजे, तो माँ ने कहा कि आप छोड़ करके आइए। 100 मीटर सामने घर होता था जहाँ पे सीएम हाउस से तार जुड़ते थे महिलाओं के खिलाफ अपराध के, रेप के, नरसंहार के, वो सत्ता संपोषित महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न के मामले होते थे। आज बिहार कहाँ है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज बिहार में अग्रणी भूमिका 1.5 करोड़ से अधिक जीविका दीदी हैं, एंड दे आर द व्हीकल्स ऑफ डेवलपमेंट। चित्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, एक एक करके मैं टिप्पणी ले लेती हूं। डॉक्टर सूरज मंडल हमारे साथ जुड़े हुए, आरजेडी की प्रवक्ता, जैसे ही आएंगे उनके पास जाऊंगी। पवन वर्मा जी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सूरज मंडल जी, ये बात तो सच है ना कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरी सुरक्षा मुहैया कराई। उन्होंने कुछ हत्याओं का उदाहरण दिया कि महिलाओं के साथ क्या सुलूक होता था 2005 के पहले। महिलाओं के लिए 2006 में पंचायत स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण, पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण, सभी भर्तियों में 35% आरक्षण, शराबबंदी का कानून लागू कर सबसे ज्यादा महिलाओं को फायदा पहुंचाने का काम किया गया, जिसके बाद हमने देखा था एक मुश्त वोट भी कैसे पड़े थे नीतीश के लिए। 2025 में अभी हाल ही में नौकरी में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण। सूरज मंडल जी, क्या काट है आपके पास? और कल तो 10-10 हजार रुपए भी उनके खाते में चले जाएंगे, कैसे हराएंगे, किस मुद्दे पर? महिलाएं तो ये मानकर चल रहे हैं कि एक मुश्त वोट करने वाली हैं एनडीए को। नहीं, ये आप मान रही हैं, और ऐसा अगर होता है तो हम लोग देखेंगे, आगे तो चुनाव होना है। लेकिन देखिए, 2 मुद्दे आपने इतने गिनवाए, मैं सिर्फ 2 चीजों को उठाना चाहता हूं। पहली बार जो आपने कहा कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो क्राइम का जो ग्राफ है, जो अभी हमारे प्रवक्ता महोदय भी बोल रहे थे कि बिल्कुल शून्य हो चुका है, वो क्या स्थिति आप देख लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो शिक्षा के बारे में बोल रहे थे कि जो अभी शिक्षा में रोज पटना में लाठीचार्ज हो रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, और उसमें सबसे अधिक प्रभावित है वो लड़कियां या महिलाएं हैं जो चाहती हैं, जो तमाम दिक्कतों के बावजूद पढ़ लिख ली हैं और चाहती हैं कि उनका भी कोई ना कोई ठिकाना हो। और तीसरा सबसे देखिए अहम बात है कि आप ये भारतीय जनता पार्टी बार बार बोल रही है, लेकिन क्या 10,000 रुपया दे देने से ठीक इलेक्शन के पहले और कहीं और दूसरा दल देता तो आप तो इसको ब्राइबरी कह देते। खैर, हम उसमें टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ। जो हमारी बहनों को मिल रहा है बहुत अच्छा है। हाँ। मिलते रहे, लेकिन आगे मिलेगा कि नहीं उस पर बहुत बड़ा संशय है।
अरे लेकिन इन लोगों ने जहां जहां ऐलान किया था, फायदा दिया महिलाओं को, महिलाओं ने जमकर वोट भी तो किया बीजेपी को। मध्य प्रदेश उठाकर देख लीजिए, बाकी हिस्से उठाकर देख लीजिए। नहीं, दिल्ली में ही देख लीजिए ना, उन्होंने कहा था पहले कैबिनेट में हम ये फैसला करेंगे, अब उसमें तमाम शर्तें जोड़ दी गई हैं। ठीक है। उसी तरह कहा गया था कि सभी को पक्का मकान मिलेगा, उसके बाद बुलडोजर चलने लगा। तो ये हम जान रहे हैं कि ये उस तरह का जो अभी जो राहुल जी ने और जो महागठबंधन के लोगों ने वायदा किया है ईबीसी का, उसकी तुलना जो है वो महिलाओं को जो दी जा रही है रेवड़ी, उससे नहीं की जा सकती। ठीक है, आपका ये कहना है कि रेवड़ी दी जा रही है। ठीक है, एक प्रभावी तरीके से मैं एक एक करके सभी की टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद में आऊंगी पवन वर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए। आपने बहुत लंबा वक्त दिया जेडीयू को, ठीक है, और आपके समय में भी जब आप जेडीयू में थे, नीतीश कुमार की ओर से महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान किया गया। कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है? मेरे ख्याल से देश में ये पहली बार होगा जब किसी राज्य में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए, 75 लाख जिनकी आबादी है, एक मुश्त पड़ेंगे, उनके खाते में आएंगे। त्योहारों का मौसम है, दशहरा है, दिवाली है, उसके बाद छठ है। पवन वर्मा जी, क्या ये पैसे चुनावी परिदृश्य को बदलेंगे जिसको मानकर चल रही है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी? पवन वर्मा जी। नमस्कार चित्रा जी। ये प्रधानमंत्री जी का एक शब्द था, रेवड़ी, और उन्होंने सख्त आवाज उठाई थी रेवड़ियों की। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण से आज उनकी सरकार एनडीए की जो बिहार में वो रेवड़ियां ही तो बांट रही है। आप खुद सोचिए, चुनाव के ऐन मौके पे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के आने के चंद दिनों पहले जी आप ऐलान कर रहे हैं तिजोरियां खोल दिए, ग्रैंड सेल लगा दिया है। हाँ। खैर महत्वपूर्ण बात यह कि जब बिहार की जनता के लोगों के पास इस पर विश्वास उठ गया। आपने बात किया कि एक पार्टी कहती है तुमने हमारे प्लान्स की नकल की, दूसरी कहती है तुमने हमारे प्लान्स की नकल की। इस नकल करने में एग्जाम में बिहार फेल हो गया है। आप देखिए 10,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में भेजने का। किसी को यहाँ आंकड़ों पर बात करने की आप थोड़ी सी ट्रेनिंग दीजिए। इस समय बिहार पर ऋण जो है, बोरोइंग का पैसा जो ऋण पे लिया हुआ है, वो लगभग 4.25 लाख करोड़ हो गया है। प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। इस ऋण पर ब्याज चुकाने का खर्चा 63 करोड़ प्रतिदिन होगा। अभी इन वायदों को पूरा करने के लिए किसी तरह से भी चुनाव के पहले 16,000 करोड़ का ऋण लिया गया है। आप समझती हैं कि ये जो वायदे आज ये कर रहे हैं ये पूरा कर पाएंगे? बजटरी आधार ही नहीं है। अभी तो 2,000 करोड़ का इन्होंने वायदा किया और उनके पास डबल इंजन की सरकार भी तो है पवन वर्मा जी। हाँ, आप लोगों ने भी तो जनसुराज ने हर महीने 2,000 पेंशन देने का ऐलान किया है। आपकी भी बहुत सारी फ्री वाली योजनाएं हैं। आप कह रहे हैं उधर बटे तो रेवड़ी और जनसुराज बांटे तो वो फिर बिहार के कल्याण के लिए। चित्रा जी, पूछने के पहले खुद तो सोच लिया कीजिए, हम सरकार में हैं क्या? हम रेवड़ियां बांटने के उस स्थिति में ही नहीं है। पर जब वायदे करेंगे, अगर सरकार में आए जो कि आ रहे हैं, तो उसके लिए सुनियोजित ढंग से बजट में प्रावधान रखेंगे, आधार बनाएंगे और उसकी भी ब्लूप्रिंट तैयार है। ये लोग तो सरकार में हैं। 5 साल की नाकामियों को ढांपने के लिए चुनाव के ठीक पहले हर तरह के आनन फानन में वायदे किए जा रहे हैं। और मैं आपको बजटीय आधार अभी बता रहा हूं, 2,000 करोड़ खर्चा करके एक किस्त करिए, 28,000 करोड़ कहां से आएंगे? 4.25 लाख करोड़ का आपके ऊपर ऋण ऑलरेडी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन रेवड़ियों पर अगर आप न जाए तो ज्यादा अच्छा। और मैं तो इनको अनैतिक भी समझता हूं, असंवैधानिक भी समझता हूं। चुनाव आयोग का इसका संज्ञान लेना चाहिए और कुछ शर्मो हया नहीं तो अपने प्रधानमंत्री की बात तो माननी चाहिए जो कहते हैं रेवड़ियां गलत हैं। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। नवल शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है इतने सालों तक? देखिए, चुनाव के ठीक पहले आपको रेवड़ी बांटनी पड़ रही है, पवन वर्मा जी के शब्दों में। जी 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 बिल्कुल, मैं पवन वर्मा जी से शुरुआत करता हूं। एक बार फिर से मैं बोलता हूं कि पवन वर्मा जी के लिए मेरे हृदय में काफी श्रद्धा का भाव है, लेकिन अभी इन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया
कि पहले आप पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को डाटा की ट्रेनिंग दीजिए। मान्यवर पवन वर्मा जी, मैं भी आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंच चुका हूं। सिविल सेवा का इंटरव्यू मैंने भी दिया था। दुर्भाग्यवश कम नंबर के फासले से मैं पिछड़ गया और इस दुनिया में आ गया, राजनीति की दुनिया में। इसलिए आप भी थोड़ा स्वयंभू पांडित्य के दायरे से बाहर निकलिए और दूसरों की सत्ता को स्वीकार करना सीखिए। अभी आपने कर्ज की चर्चा की पवन वर्मा जी, मैं आपको बताता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक बिहार में सार्वजनिक ऋण अनुपात 30.5% पर आ गया है। अब है क्या कि एफआरबीएम एक्ट का तो आप नाम सुनते ही होंगे। एफआरबीएम एक्ट में कर्ज और जीएसडीपी अनुपात की सीमा जो है वो 40.8% तय की गई है। श्रीमान 40.8%, और बिहार में अभी कितना है? 30.5%। इसलिए आपकी बात प्रथम दृष्टया मैं खारिज करता हूं। मैं क्या, अर्थशास्त्रीय आंकड़े खारिज करते हैं। दूसरी बात, ये 5.5 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है बिहार सरकार के ऊपर, जो उन्होंने सवाल खड़े किए। 5.5 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता रहा हूं पवन वर्मा जी को अपने आंकड़ों के पुनर्परीक्षण की आवश्यकता है। और मैं देखिए, एफआरबीएम एक्ट जो होता है वो फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन एंड बिजनेस मैनेजमेंट एक्ट होता है, जो प्रत्येक राज्य में राजकोषीय घाटे की समय सीमा तय करता है और यह बताता है कि किसी भी राज्य में ऋण का अनुपात कितना होना चाहिए। ठीक है। तो बिहार पूरी तरह से राजकोषीय दशाओं का पालन कर रहा है और अभी उसकी स्थिति, उसका सेहत काफी बेहतर है। मैं रेवड़ी पर आता हूं। देखिए, नवरात्रि का दिन है और बिहार की मातृशक्ति पवन वर्मा जी के वक्तव्य को सुन रही है। बिहार की माताएं और बहनें जो कल लाभान्वित होंगी इस योजना से, वो सारी पवन वर्मा जी की बातों को गंभीरता से सुन रही हैं। तो पवन वर्मा जी ये बताइए, क्या यह राशि माताओं को नहीं दी जाए? बिहार की माताओं को आप इसका खंडन करते हैं? सीधे सीधे बताइए। बोले पवन वर्मा जी। दूसरी बात, हाँ। कि आपको रेवड़ी लगती है। हाँ ना में जवाब ले लेती हूँ, फिर आप बोलेगा। हाँ ना में जवाब ले लेती हूँ, बोलिए। हाँ, मैं बिल्कुल लेता हूँ। हाँ। अगर मैं कहता हूं कि जो बिहार की माताएं हैं उनकी आपको चिंता होनी चाहिए, और मैं ये भी साथ साथ कह रहा हूं कि 5 साल से आप सत्ता में, अभी 1 मिनट सुन लीजिए सर, मैं बीच में तो नहीं तो बोला था। 20 साल से आपकी सरकार है, अलग अलग गठबंधन में। आपने माताओं के लिए क्या किया है अब तक? जब तक हमने ये मुद्दा और ये विषय उठाया नहीं था, 400 रुपए आप उन माताओं को देते थे जो 60 साल से ऊपर थी। 400 रुपए प्रति माह। जब हमने इस विषय को रेखांकित किया तब तो आपने उनकी पेंशन बढ़ाई। वो पेंशन बढ़ाई अब बिल्कुल एन मौके पे। इस साल जिस साल चुनाव, आपको मालूम है कि कुपोषण से, देखिए मैं बात कंप्लीट कर लूं सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। चित्रा जी मेरी बारी है। हाँ, अन्ना जी आ रही हूँ। हाँ, जल्दी से इनकी बात, जल्दी पवन वर्मा जी। जी मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। 1/3 बिहार की 14 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे है, जिसको एक वक्त की रोजी नहीं मिल रही है। उनमें माताएं नहीं है क्या? कुपोषण के वजह से, अनीमिया के वजह से, लैक ऑफ कैल्शियम के वजह से, जाइए आप बिहार में 50 साल के ऊपर महिलाओं की पीठ झुक चुकी है। आप माताओं की बात कर रहे हैं, वो बच्चे पालती हैं अपनी, और जब बच्चे बड़े होते हैं वो पलायन के लिए मजबूर होकर साल में एक बार उनसे मिलते हैं। ठीक है, तब आपको माताओं की फिक्र नवल शर्मा जी। हाँ, वो कह रहे हैं चुनाव के ठीक पहले लेकर आए हैं, इसलिए चुनाव आ गया है। हाँ, नियत में खोट है आप लोगों के, चुनाव के ठीक पहले ऐलान किया जाना। सर चुप हो जाए अब, सर चुप हो जाए अब। बोलिए बोलिए बोलिए। इन्होंने पूछा कि इन्होंने बिहार में महिलाओं के लिए क्या किया। इनसे पूछिए कि जब ये मेरे साथ थे उस समय पेंशन की राशि कितनी थी? उस समय पेंशन की राशि 400 थी। सरकार जो भी स्कीम बढ़ाती है, योजना बढ़ाती है, राशि बढ़ाती है, वह सब कुछ मुद्रास्फीति को देखते हुए और अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत सब कुछ बढ़ाती है। क्योंकि राज्य केवल एक प्रशासनिक इकाई मात्र नहीं होता है पवन वर्मा जी, बल्कि राज्य की एक लोक कल्याणकारी अवधारणा भी होती है। अपने नागरिकों का चतुर्दिक कल्याण करना भी राज्य की उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी होती है जितना कि प्रशासन देना, सुशासन देना। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए क्या किया। अरे, जो बिहार की माताएं बहनें और जो बिहार की ललनाएं लालू राज में बिलख बिलख के रो रही थी, घरों में डुबकी रहती थी, लालू यादव के आतताई गुंडों के आतंक के चलते बिहार की माताएं और बहनें सिसक रही थी। उनके आत्मसम्मान की नीतीश कुमार जी ने रक्षा की और यह प्रक्रिया की शुरुआत पवन वर्मा जी 2005 से ही हुई। 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की महिलाओं को आरक्षण दिया, ये छोटी मोटी घटना आपको दिख रही है, इसका नतीजा है कि आज बिहार की माताएं और बहनें
मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि और जिला परिषद में जाकर सामाजिक बराबरी का एहसास कर रही है। हाँ। और बिहार की आधी आबादी आज पूरी ताकत बनकर पूरे देश के सामने नजीर पेश कर रही है। बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 35% आरक्षण, सरकारी सेवाओं में आरक्षण, बालिका योजना, पोशाक योजना, अनगिनत योजनाएं मैं चाहूं तो बहुत देर तक गिना सकता हूं। हाँ, महिलाओं को वोट भी मिला आपको, ये बात भी सच है कि नीतीश जी ने तमाम योजनाएं लेकर आए और उसका वोट भी पाए। हाँ, लेकिन अभी वाले पैसे को लेकर पूछा जा रहा है ना, ये 10,000 पहले डाल दिए होते। आप लोगों ने भी तो वक्त ऐसा चुन लिया ना, वक्त ऐसा चुन लिया। नहीं, देखिए, आप नीतीश कुमार जी के 2005 से लेकर अभी तक के काल तो प्रशासन है, तो विकास जो है और विकास, देखिए मैंने आपके बीच में टोका नहीं। बोलिए जल्दी से अपनी बात आगे बढ़ाइए। और बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, रविशंकर रवि, राजेश भट्ट हमारे साथ हैं। हाँ, 2005 से लेकर 2020 तक, 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार जी की विकास योजनाओं के स्वरूप को देखिएगा। यह क्रमिक प्रक्रिया है और इसका चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन 1100 रुपए पेंशन बढ़ाने से बिहार की वृद्ध माताओं और वृद्ध जनों के चेहरे पर जो मुस्कान आई है, पवन वर्मा जी, आपको वो पच नहीं रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जनसुराज के दबाव में, सारे लोग आपकी बात, जनसुराज के दबाव में 125 यूनिट बिजली, ये बात तो सच है ना कि जनसुराज ने पहले ऐलान किया था, उसके बाद आप लोगों की ओर से ये ऐलान किया गया, 400 से पैसे बढ़ाए गए। इसके पहले तो नहीं हुआ था ना नवल जी, वो कह रहे हैं जनसुराज के दबाव में। चित्रा जी, बस एक लाइन, जेडीयू की रचनात्मकता लकवाग्रस्त हो गई है क्या कि हम ये प्रशांत किशोर और पवन वर्मा जैसे लोगों का अनुकरण करेंगे? हद बात करते हैं आप भी। नीतीश कुमार ऐसी योजनाओं का जन्मदाता, नीतीश कुमार का ब्रेन चाइल्ड, जातीय गणना किसका ब्रेन चाइल्ड, साइकिल और पोशाक योजना पूरे वैश्विक स्तर पर सराहना। तो आरजेडी और कांग्रेस ने हरियाली के लिए, अब देखिए कल ही सीडब्ल्यूसी की बैठक में जाति जनगणना को लेकर उन्होंने बात कही, राहुल गांधी ने। एक लाइन और बोलने दीजिए, एक लाइन और बोलने दीजिए। मैं ये बता रहा हूं कि अनगिनत योजनाएं नीतीश कुमार जी के उर्वर मस्तिष्क की उपज हैं, जिसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही है। ठीक है। और भी बाकी मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी एक टिप्पणी ले लेते हैं। आगे आपके पास आऊंगी, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ आरजेडी के और एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। 10 सेकंड में जवाब देता हूं। बोले 10 सेकंड में, जल्दी, इससे देर मत कीजिएगा। बोलिए पवन वर्मा जी। वो कह रहे हैं लकवा ग्रस्त पार्टी नहीं है, ब्रेन नीतीश कुमार का है, जिसके जरिए महिलाओं का भला वो करते हैं। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है उनको। अरे कई योजनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली है नीतीश कुमार जी को। अरे क्लाइमेट लीडर की उपाधि मिली उनको जल जीवन हरियाली के लिए। और ये बात करते हैं नकल की। न कोई आइडियोलॉजी है प्रशांत किशोर के पास और न कोई सिद्धांत है। कल वामपंथी को सेवा देते थे, आज दक्षिणपंथी को। कल ममता बनर्जी के साथ, परसों किसी और के साथ, और चले हैं। मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूं? पवन जी, जल्दी आप बोले, बाकी लोगों के पास आना है जल्दी से। ठीक है, पवन वर्मा को बोलने देंगे। बोले पवन वर्मा जी, फिर रविशंकर रवि जी आ रही हो, राजेश भट्ट जी आपके पास आ रही हो, रोहित सिंह आपके पास आ रही हो। ठीक है, प्लीज आप बोलने दीजिए। पवन वर्मा जी बोलिए। केवल 10 सेकंड चाहता हूं, तू मैं नहीं करना चाहता। नीतीश कुमार एक सक्षम नेता थे 2005 से लेके 2015 तक, और 12 में जब मैंने उनको ज्वाइन किया था, उन्होंने बहुत कुछ बिहार में शुरुआत किया था बदलने के लिए। 15 साल जंगल राज के बाद आज वो अस्वस्थ हैं, आज उनका कैबिनेट पे नियंत्रण नहीं है, और ये बात कर रहे हैं कि प्रशासन चल रहा है। सबसे भ्रष्टतम सरकार आज एनडीए की है बिहार में। ठीक है, आपके आरोप है, ठीक है, जंगल राज, लेकिन नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक भी है, जिसके जरिए लगातार वो आगे बढ़ते रहे। 20 सालों से इर्द गिर्द राजनीति सिमटे हुई है। रविशंकर रवि जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये तो महिलाओं की बल्ले बल्ले होने जा रही है ना। 10,000 रुपए उनके खाते में आएंगे। तो रविशंकर रवि जी, आप जेडीयू कह रही है दे रहा है, लेकिन दुरुस्त तो आए, त्योहार के ठीक पहले 10,000 खाते में जाएंगे। ठीक है। योजनाओं की घोषणा करना जी, और चुनाव से ठीक पहले पैसों का, धनराशि का वितरण करना और उसको बांट देना, इन दोनों चीजों में मुझे लगता है फर्क है। और यहाँ पे चुनाव आयोग पे भी जो है हम एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहेंगे कि चुनाव आयोग क्यों ये समय दे रही है। जब चुनाव होना है तो उन डेट्स को डिक्लेयर करके आचार संहिता क्यों नहीं लगा रही है? क्या वो समय
को घटा रही है चुनाव और आचार संहिता लगाने के बीच का जो समय होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय मिले इस तरह की योजनाओं में धनराशि वितरण करके सरकार की जो असक्षमताएं और विफलताएं रही हैं उसको ढकने का एक प्रयास है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि इससे, हमें पता है कि अभी त्योहार का समय है, कई दशहरा दिवाली ये सारे त्योहार हैं, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि ये आप 10,000 रुपए से किस चीज के लिए दे रहे हैं? अरे आप भी तो फॉर्म भरवा रहे हैं ना रविशंकर रवि जी, आपकी पार्टी भी तो फॉर्म भरवा रही है कि सरकार बनेगी, महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए डाले जाएंगे। सरकार अभी बनी नहीं, पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, फॉर्म भरवाना पहले से शुरू। ऐसा ही यूपी में हमने कांग्रेस के लिए देखा था, तो आप भी तो कम नहीं है ना। हाँ, मैंने यही कहा कि योजनाएं बनाना, योजनाओं की घोषणा करना, उसको अपने घोषणा पत्र में लाना, मैनिफेस्टो में लाना और चुनावी मैदान में जाना, ये एक अलग बात है। और चुनाव से ठीक पहले धनराशि का वितरण करना, ये दूसरे तरह की बात है। ये कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि आप मतलब पैसा दो, वोट लो, या वो समय कम रहेगा, लोग भूल जाएंगे। अभी महिला सशक्तिकरण की बात हुई, हम याद दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ धनराशि का वितरण ही सब कुछ नहीं है। दो सबसे क्रांतिकारी कदम महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आरजेडी के शासनकाल में हुआ है। मेंस्ट्रुअल लीव जो है सबसे पहले आरजेडी के शासनकाल में हुआ। काला जादू के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसाएं होती थी, इसमें पहला कानून आरजेडी के समय में आया। और पिछले कुछ सालों में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा बिहार में हुई है, उसका भी अभी से 1 महीना पहले तो हर डिबेट में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की। बालिका गृह कांड हुआ। राजेश भट्ट जी हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर के, बहुत देर से हैं। ठीक है, बालिका गृह कांड की आप बात कर रहे हैं और भी हिंसा की बात कर रहे हैं। ठीक है राजेश भट्ट जी, ये बात सही है ना कि पूरी तरह से क्राइम कंट्रोल कर पाने में ऐसा नहीं है कि सरकार कामयाब हो गई है राजेश भट्ट जी? और पीठ आप लोग कितनी भी थपथपा लें कि हर महिलाओं के खाते में हम 10,000 रुपए डाल रहे हैं, लेकिन विपक्ष का ये काम है वो पलट कर पूछेगा कि चुनाव है 1 महीने के बाद, 1 महीने पहले क्या वोट खरीदने की कोशिश है महिलाओं की? राजेश भट्ट जी, सीधा सा सवाल। बहुत हैरत होती है। अभी मैं सुन रहा था विपक्ष के प्रवक्ता साथियों का, बहुत हैरत होती है, क्योंकि इनके पास ना कोई तर्क है और ना कोई तथ्य है। तथ्यहीन बातों के आधार पर ये सब चीजों को खारिज करना चाहते हैं, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको ये बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी चूंकि सुन रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अगर कोई अधिकार दिया है और महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी दी है, वो बिहार में एनडीए की सरकार ने दी है। आज 2005 के पहले जब महिलाएं 5 बजे के बाद घरों से नहीं निकलती थी, उन दिनों को याद करके रोंगटे सिहर जाते हैं आज भी चित्रा जी। और आज महिलाएं नहीं, हमारे बालिकाएं जब सड़कों पे साइकिल चलाते हुए दिखती हैं और स्कूल जाते छात्राएं दिखती हैं, तो बेहद प्रफुल्लित होता है। जब आप बालिकाओं का जिक्र करते हैं, बालिका गृह कांड का वो को लेकर आते हैं, हाँ, उसी बिहार में वही बिहार है। देखिए, घटनाएं कहीं भी घट सकती हैं, किसी भी राज्य में घटनाएं घटती हैं, हम इसे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन घटनाएं घटना अलग बात है और अपराधियों पर नकेल कसना अलग बात है। यहाँ घटनाएं घटती हैं, अपराधी तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, स्पीडी ट्रायल के तहत उन पे मुकदमा दायर होता है और उनको सजा दी जाती है। ठीक है, ये है एनडीए की डबल इंजन की सरकार। हाँ। अब मैं कहना चाहता हूँ कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत आज जो है मुखिया से लेकर जिला परिषद और विधानसभा तक आज महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है, वह किसकी देन है? वह डबल इंजन की सरकार की देन है, एनडीए की देन है। 33% जो महिलाओं को की आरक्षण की प्रथा लाई गई बिहार में, ठीक है, आज हर विभाग में महिलाओं की क्या भागीदारी हुई है वो देखने की बात है। तो महिलाओं के सम्मान को लेकर जितना एनडीए की सरकार लगातार जो है काम कर रही है, उसको क्या कोई खारिज कर सकता है क्या? आज 1 करोड़ जीविका दीदी की बात मैं कर रहा हूं। बिहार जैसे राज्य में 1 करोड़ सिर्फ महिलाओं को जीविका दीदियों के माध्यम से स्वावलंबी होने का एक अधिकार मिला है। ठीक है, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रोहित रही है। सिंह जी के पास मैं अब चली जाती हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए एनडीए की सरकार ने जितने काम किए हैं वो किसी और सरकार ने नहीं किए हैं, लेकिन महाराज पलट के पूछा जाएगा
ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे, 6 महीने पहले 10,000 डाल देते, उसके 6 महीने पहले डाल देते। तारीख महत्वपूर्ण है ना, ये जो टाइमिंग है वो महत्वपूर्ण है। एक बार रोहित सिंह जी के पास जाना चाहूंगी। रोहित सिंह जी, उधर आरजेडी भी तेजस्वी यादव की ओर से आज ही महिलाओं से संवाद किया गया है। माई बहन योजना का वो फॉर्म भरवा रहे हैं और महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं रोहित सिंह जी। तो महिला मतदाता किसकी बनेंगी भाग्य विधाता? महिलाओं पर बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव ने बेटी बहन अपमान योजना का ऐलान कर दिया है और बिहार की जनता ने इस बात को नोट करके बड़का धेला से कागज को दियरखा पर दाब दिया है। चुनाव आने दीजिए, बिहार की बेटी और बहन का जो अपमान किया है तेजस्वी यादव ने, उसका आयुर्वेदिक उपचार बिहार की जनता करेगी। अपनी बहन रोहिणी जी जो बिहार का अभिमान बढ़ाई, अपने पिताजी के जीवन का संरक्षण करके उनको अपमानित करके विदेश भेजने का काम तेजस्वी यादव ने किया। लालू यादव से हम लोग का नीतिगत झगड़ा है, लेकिन जिस बेटी ने लालू यादव का जीवन का संरक्षण किया और बेटी का मिसाल कायम किया, उस बेटी का अपमान करके तेजस्वी यादव ने बहन बेटी योजना अपमान का ऐलान किया है। इसको माफ नहीं करेगा बिहार। अब आइए आप नीतीश कुमार जी के बारे में और एनडीए गठबंधन की सरकार के बारे में। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार ने पिछले 17.5-18 सालों में बिहार की बेटी बहन और महतारी के सम्मान को बढ़ाने का काम किया और 10-10 हजार रुपया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। बोलिए बाकी लोगों के पास आना है। बोलिए 10-10 हजार रुपया 10-10 हजार रुपया जो माताओं और बहनों के खाते में जाएगा और 6 महीने के बाद उनके कार्य का मूल्यांकन कर उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये कोई पहली योजना नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थोड़े है। जीविका दीदी की चर्चा कीजिए, या फिर साइकिल पर जो बहनें निकलती थी विद्यालय के लिए, जो कपड़ा पहन करके एक रंग का, क्या ये लालू यादव और राबड़ी जी की सरकार में होता था क्या? और माता सीता बिहार की बेटी रही, कभी राबड़ी जी जो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही, कभी सीता जी के मंदिर के निर्माण की चिंता की क्या उन्होंने? धन्यवाद है मोदी जी का। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद सीतामढ़ी में सीता जी का मंदिर बनने लगा। अरे तो चुनाव के समय बन रहा है। सीता जी के मंदिर का शुभारंभ हुआ और बिहार के, सुनिए ना चित्रा जी, राम जी का मंदिर बने अभी 1 ही साल ना हुआ उद्घाटन हुए। और आइए 1 मिनट, अरे झाल आप बजाइए ना, नवंबर के बाद झाले बजाइएगा। अरे बुरी तरह ताली बजा रही है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ। राम मंदिर का मामला तो कोर्ट में था, पहले यहीं पर बनवा लेते सीता जी का। ठीक है, लालू यादव के लिए, ठीक है, राहुल गांधी के लिए बिहार ने नारा दे दिया, वोट चोर बूथ चोर, वोट चोर बूथ चोर मुंह चोर, बिहार छोड़। रविशंकर के लिए, राहुल गांधी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। रविशंकर रवि जी, उन्होंने रोहिणी आचार्य का मामला उठाया है, चूंकि घर के भीतर इतना झगड़ा है और मां बहन अपमान योजना आरजेडी लेकर आई है, ये आरोप लगा रहे हैं। रोहिणी आचार्य का हवाला देते हुए इस पर जवाब। एक तो ये मुझे लगता है कि हमारी बहस का, डिबेट का हिस्सा भी नहीं था। परिवार में कुछ तरह की असहमतियां हैं, कोई बातचीत है, तो मुझे लगता है वो परिवार का मामला है। इसमें क्या इसका राजनीतिक डिबेट का विषय नहीं है। अपनी बारी में महिलाओं के सम्मान पर बात हो रहा है, तो महिला पर कोई असहमति होना, किसी का असम्मान करना नहीं है। मुझे लगता है कि इन बातों का कोई संबंध नहीं है। रविशंकर रवि की बात, क्या रोहिणी आचार्य बिहार की महिलाओं को घुमा के डिबेट को एक यहाँ पे लाने की कोशिश से नहीं। हर चीज में यही होता है कि या तो आप 20 साल 30 साल और 40 साल पहले चले जाओ, और या फिर आप चीजों को परिवार में कुछ बात हुई, किस परिवार में नहीं होती है, परिवार की बातें तो रोहिणी आचार्य ही सोशल मीडिया पर लेकर आ रही है ना, वो सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आती, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता। किसको पता है परिवार के अंदर क्या चल रहा है? और 20 साल पहले जाना इसलिए पड़ेगा रविशंकर रवि जी कि आपकी सरकार में क्या हुआ था, मौजूदा सरकार ने क्या किया, उसके जरिए दोनों की तुलना की जाती है। और एलजेपीआर के लोगों में जो है भिड़ंत हुई है, बहसबाजी हुई है, गाली गलौज हुई है। तो एनडीए के घटक दल आपस में सड़कों पे, सभाओं में ये स्थिति बना रहे हैं, और इस पे क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप मुद्दा उठाइए, चर्चा आगे बढ़ जाएगी। ये तो स्थिति है। किसी बड़े नेता ने झगड़ा नहीं किया है ना। अब छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेताओं का झगड़ा होगा, हमें लोग चलाएंगे कि सिर्फ डबल हो गया एनडीए में।
अभी तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, वो अपने नेता को प्रमोट कर रहे हैं, विधानसभा से वो अपने नेता को प्रमोट कर रहे हैं। कल ही हमने 9 बजे स्टोरी चलाई है रात को अपने शो में। अच्छी बात है, आपने चलाई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी मसलों को और परिवार के 2 सदस्यों में या कुछ सदस्यों में कोई बात होती है तो इसका कोई बिहार की अभी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और इसको उजागर करना जानबूझ के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा और मीडिया के द्वारा, मुझे लगता है कि ये लोग भी समझेंगे कि क्यों इसी दिशा में बहस को आपने बिल्कुल सही बात कही, राजनीतिक दलों पर आप टिप्पणी कीजिए, लेकिन अगर परिवार का झगड़ा सोशल मीडिया के जरिए आएगा और रोहिणी आचार्य बोलेंगी कि कोई साबित कर दे कि मैंने किडनी नहीं दी है तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगी, परिवार के लोग ही झगड़े को सड़क पर लेकर आए हैं और हमारा तो काम है जो सड़क पर होता है उसको स्टोरी बनाकर दिखाना। हम तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी वो उनकी बहन लेकर आई है, तेजस्वी जी से सवाल पूछा जा रहा है। मैंने सुना है तेजस्वी जी ने भी गोलमोल घुमा दिया था रोहिणी आचार्य वाले सवाल पर, लेकिन चलिए उससे आगे बढ़ते हुए गुरु प्रकाश पासवान जी अब आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ उधर नकल के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी महागठबंधन कर रहा है एनडीए उसको कॉपी कर रहा है, दूसरी तरफ 85 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी का कल जो वहां पे बड़ी बैठक CWC की हुई है जिसमें बिहार चुनाव को आजादी की दूसरी लड़ाई मानने का संकल्प लिया गया है। गुरु प्रकाश पासवान जी, राहुल गांधी की ओर से और उनकी पार्टी की ओर से कहा गया है तेलंगाना चुनाव से पहले हैदराबाद में कार्य समिति की बैठक हुई थी, हमने तेलंगाना जीत लिया और अब बारी बिहार की है। गुरु प्रकाश जी नहीं, देखिए चित्रा जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बताया कि 85 साल के बाद उनको बिहार की याद आई। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पटना में करनी है, बिहार में करनी है, उनको स्मरण आया। चलिए बिहार के लोगों ने कम से कम इस बात का नोटिस किया, लेकिन कौन लोग आए थे? खड़गे जी आए थे, बिहार छोटा मोटा राज्य है। रेवंत रेड्डी जी आए थे, बिहार के डीएनए में खराबी है। तमाम ऐसे बिहार की बीड़ी की तुलना किसने की थी? बिहार इज इक्वल टू बीड़ी, INC केरला कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। कभी बीड़ी बोल दो, कभी बुद्धिहीन बोल दो, कभी बोलो कि भाई आकर के शौचालय साफ करो, कभी आप प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की इतनी वरिष्ठ नेत्री हैं, उनके मौजूदगी में चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था, बिहारियों को उपहास का विषय बनाया था। वो भी महिलाओं से संवाद करने कल जा रही है बिहार, प्रियंका गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं सत्ता में मंडल आयोग की बाकी सिफारिशें लागू करेंगे, मंडल कमंडल के झगड़े में फिर से न फंस जाए जेडीयू बीजेपी। नहीं, ये देखिए, ये राहुल जी नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। मंडल कमीशन का विरोध सदन के पटल पे, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो जाएंगी तो देश में गृहयुद्ध हो जाएगा। किसने कहा था? राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी राजीव गांधी जी ने सदन के पटल पे कहा था, रिकॉर्डेड है ये। उनको याद करना चाहिए। सीताराम केसरी जी बिहार की धरती से आते हैं, पिछड़े समाज के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में क्या दुस्साहस किया गया था, उनको याद रखना चाहिए। बिहार में दलितों की बात करते हैं आप, बिहार के सबसे बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम, नीरजा चौधरी जी ने अपनी पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में लिखा है कि बाबू जगजीवन राम को त्रस्त होकर कहना पड़ा, अ दलित कैन नेवर बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी किस हैसियत से बात कर रही है दलितों की, अति पिछड़ की? जननायक कर्पूरी ठाकुर चित्रा जी, कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़े समाज के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री, कर्पूरी फॉर्मूला लगाया उन्होंने। उनको भारत रत्न से सम्मानित किसने किया? मैं पूछना चाहता हूं। राहुल जी के बगल में लालू जी बैठे थे, लालू जी ने तो अपना जीप तक देने को मना कर दिया था कि जाइए कर्पूरी ठाकुर जी, हम आपको जीप नहीं देंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर बोलने वाले आज राहुल गांधी जी, लालू यादव जी अति पिछड़ी जाति और सामाजिक न्याय की बात किस मुंह से कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। हरियाणा में आप कहेंगे 10 सेकंड आप कहेंगे पुरानी बातें हम कर रहे हैं, आप कहेंगे पुरानी बातें कर रहे हैं। हरियाणा में तो अभी चुनाव निकला ना, शैलजा जी किस समाज से आती है? उनको बैनर पोस्टर में जगह मिला था क्या? उनको बैनर पोस्टर में जगह मिला था शैलजा जी को? आप कहेंगे पुरानी बात करें। कांग्रेस पार्टी का पैटर्न है ये, महाघमंड महाअहंकार में चूर लोग हैं जो दलितों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब कांग्रेस के कुछ नेता आप लोगों को समय समय पर बड़े पसंद भी आने लगते हैं ना, कांग्रेस की बड़ी दिक्कत तो ये भी है। अब कुमारी शैलजा जी आप लोगों को पसंद आ जाती है, वो चाहती थी सीएम उम्मीदवार का ऐलान किया जाए, उनको नहीं किया गया, उनकी नाराजगी सामने आई, अब फिर वो पसंद आने लगी। गजब है, बीजेपी एकदम लगाकर रखती है दूसरी पार्टी में। डॉक्टर सूरज मंडल जी आप जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर को जो अति पिछड़े समाज से आते हैं किसने दिया भारत रत्न? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। अति पिछड़ों की राजनीति किसने की? उनको सशक्त बनाने का काम किसने किया? ये नीतीश कुमार की ओर से किया गया। सूरज मंडल जी, वो ये पूरे सड़कों पर दिख रहा है, सभी जगह दिख रहा है जिस प्रकार से बेरोजगारी है, जिस प्रकार से महिलाओं की प्रताड़ना है बिहार में। और एक बात मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, अभी एक
माननीय प्रवक्ता ने कहा कि इनको ट्रेनिंग दीजिए, वो ट्रेनिंग तो देख रहा था गिरिराज सिंह ने, नेपो किड, उनको बेचारे को बोलने नहीं आता, अंग्रेजी बोलना जरूरी है। माननीय अमित शाह ने तो सही बोला था कि जो अंग्रेजी बोलेंगे वो बिल्कुल प्रताड़ित समझे जाएंगे, और ये भाई साहब इनको जो सिखा दिया होगा वो बोल रहा है। और सबसे देखिए महिलाओं को जो आप कर रहे सम्मान, ये 1 रुपया में अडानी को लुटा दिए पिरपैती में करीब 1050 एकड़ और 10 लाख पेड़। इसी तरह ये सीएजी का रिपोर्ट है, इसी तरह सीएजी का रिपोर्ट है कि 70,000 करोड़ गबन किया है बीजेपी और ये जदयू। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं ना, मंच पर देखिए, मैं आप बोलने नहीं दीजिएगा क्योंकि आपकी कलाई खुल रही है। आप सुनिए पहले, यहाँ पर जो मंच पर किस तरह से महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है उस बात को समझिए, और वो चीज दिखता है मंच पर तो आप ही के माँ बहन की गाली दी गई प्राइम मिनिस्टर को सूरज मंडल जी, सम्मान दिया। हाँ, अब ये जब आप मंच की बात महिलाओं से जोड़कर लेकर आएंगे तो बड़ी अच्छी बात नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यही बात, हाँ, नहीं, आपने इस प्रश्न को उठाया तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने खुद कहा कि कोई बड़ा नेता तो ऐसा नहीं किया, आप दिखाइए ना कि कौन बड़ा नेता और किस समय ये बोला था। ये नैरेटिव सेट किया जाता है, हमको गाली दिया, कोई गाली अपने नहीं दिया। नेता को विधायक बनाने के लिए दो अलग-अलग पार्टियों का आपस में लड़ जाना और जानबूझकर मंच से प्रधानमंत्री देश के उनकी मां को गाली देना और उस पर किसी भी नेता का ना के खंडन करना ना माफी मांगना। सूरज मंडल जी, दोनों मामलों को कैसे जोड़ा जा सकता है? पूछिए ना बीजेपी में, उस पर इंक्वायरी सेट कीजिए, कौन अरेस्ट हुआ है। ठीक है, वक्त हमारे पास कमी है, वो देखिए। हाँ, एक किसी को अरेस्ट इन्होंने किया है। पवन वर्मा जी बोलेंगे, उसके बाद नवल जी मैं आपके पास आऊंगी, क्लोजिंग का समय है। पवन वर्मा जी 2 लाइन में जल्दी से। चित्रा जी, कांग्रेस की तो बात करना मैं समझता हूँ गलत होगा। वो रेवंत रेड्डी ने बिहार के लोगों को गाली दी, वो उनकी पार्टी के हैं ना। वहाँ महाराष्ट्र में जिस गठबंधन का कांग्रेस हिस्सा है, उन्होंने बिहार के श्रमिकों के साथ क्या व्यवहार किया, ये तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए ना। और जो बहुत इज्जत करते हैं महिलाओं को आरजेडी के मंच से, आरजेडी और कांग्रेस के मंच से, देखिए मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ा सा नहीं बोलेंगे, सदाचार रखिए। सिर्फ ये है कि अपने मंच से जिस तरह की गाली देना, चाहे किसी भी व्यक्ति की माँ को लेकर के, ये बहुत ही अभद्र, अमर्यादित चीजें हैं। मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा और बहुत संक्षिप्त में। देखिए, महिलाएं जो हैं वो भी समाज का एक अंग है, बल्कि उनकी आबादी 50% या उससे ज़्यादा ही है। बिहार से मैं आपके से 4 प्रश्न पूछूंगा, उसके जवाब में ये सारी पार्टियां सम्मिलित हैं जो किसी न किसी गठबंधन में आज 30 साल में बिहार में राज कर रही है। क्या आज भी 30 साल के बाद बिहार देश का सबसे गरीब है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नवल शर्मा, आज 30 साल से इनके राज्य के बाद क्या बिहार देश में सबसे पिछड़ा प्रदेश है? रुक जाइए, आज क्या 30 साल के बाद इनके राज्य के प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है? रुक जाती, क्या आज समय भाग रहा है, मुझे ब्रेक लेना है, आज जवाब ले लेती बस नहीं, क्या पलायन सबसे ज्यादा बिहार में आज है कि नहीं? नवल शर्मा जी जवाब दीजिए, कर रही है, जवाब देना, जवाब दीजिए। चित्रा जी बोलिए। अरे पवन वर्मा जी, हो गया। चित्रा जी, मैं पवन वर्मा जी के एजेंडे पर नहीं आऊंगा, लेकिन पवन वर्मा जी की सारी बातों को मैं सिरे से खारिज करता हूं और आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि बिहार के आर्थिक विकास को लेकर जब आप डिबेट का आयोजन कराएं तो मुझे और पवन वर्मा को एक साथ बिठाएं। अगर पवन वर्मा जी के सारे सवालों का मैंने बिना दस्ताना लगाए ऑपरेशन नहीं किया तो फिर जेडीयू के प्रवक्ता होने का कोई फायदा नहीं। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये बताते हैं कितने वर्षों तक नीतीश कुमार जी ने राज किया। अरे आपने तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके दरवाजे पर आपने मत्था नहीं टेका? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिससे कंसल्टेंसी फीस ले लेकर आपने उसको अपनी सेवा नहीं दिया? तो जो लोग राजनीति में जिनके पास ना कोई आइडियोलॉजी है, ना सिद्धांत है और पैसा लेकर अपनी सेवा देते हैं, वो चले हैं नीतीश कुमार जी की इंटीग्रिटी पर सवाल। लेकिन बिहार की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि शायद ही कोई पार्टी ऐसी मिले वहां पर
जिसने इस पार्टी या उस पार्टी से गठबंधन नहीं किया हो। बेहद दिलचस्प राजनीति है बिहार की, लेकिन कुल मिलाकर महिला मतदाता क्या बनेंगी भाग्य विधाता? पिछले 4 चुनाव का वोटिंग पैटर्न बताता है पुरुषों के मुकाबले वो ज्यादा वोट करती रही हैं, ज्यादा वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है। लेकिन इस बार क्या परिदृश्य बदलेगा, या ये जो 10,000 रुपए उनके खाते में कल पहुंचने वाले हैं, जिसके जरिए एक बार फिर से वो वोट की चोट करेंगी महागठबंधन को? आगे का क्या परिदृश्य रहेगी हमारी नजर। लेकिन कुल मिलाकर तमाम पार्टियों का जोर महिलाओं को लेकर जारी है। हर एक खबर पहुंचाते रहेंगे महादंगल में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।